मैं बे औलाद थी। शौहर अपनी बहन का बेटा अपने घर में ले आया क्योंकि वो यतीम था। शौहर बैरून मुल्क में रहते थे और मैं और नंद का बेटा अकेले घर में। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि मैं हामला हूँ। मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवा कर सो गई। सुबह उठकर कैमरे में देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि नंद के बेटे ने। शौहर बैरून मुल्क में नौकरी करते थे और मैं पाकिस्तान में अकेली रहती थी। मुझे तन्हाई का एहसास हरगिज़ ना होता। अगर मेरी औलाद होती तो मेरी शादी को 6 साल बीत गए थे, लेकिन मैं बे औलाद थी। इस बार कामरान बैरून मुल्क से लौट कर आए तो कुछ दिन बाद ही हमारे साथ एक ऐसा सानिया पेश आ गया जिसने हमारी सूझबूझ ही कम कर दी। मेरे मियाँ की एक ही बहन, उसका बस एक छोटा बेटा था जो 14 बरस का था। मेरे मियाँ की पाकिस्तान आमद का सुनकर वो हमसे मिलने अपने गांव से बाई रोड पिंडी आ रही थी कि अचानक उसकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ये खबर ऐसी थी कि हम पर क़यामत बनकर टूटी। जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे, मेरी नंद और नंदोई वफात पा चुके थे और उनका बेटा जिंदा बच गया, लेकिन उसे चोटें आई थी। मेरे मियाँ के वालिदैन पहले ही वफात पा चुके थे, बस एक बहन ही थी और वो भी वफात पा चुकी थी। मेरे शौहर तो चुप से हो गए थे। बहुत बड़ा सदमा था जो हमें मिला था। मैं खुद बहुत रंजीदा थी। फिर रामेश भी गुमसुम सा हो चुका था। इस बेचारे के तो माँ बाप दोनों ही इससे हमेशा के लिए बिछड़ गए थे। मैं कभी इसे दिलासा देती तो कभी अपने शौहर को। 1 महीना हमारा ऐसी गम में गुजर चुका था। रमेश का हमारे अलावा और कोई ना था, इसलिए मेरे शौहर ने अपने भांजे का स्कूल का दाखला पिंडी में ही करवा दिया। वो 9वीं जमात का तालिब इल्म था। मेरे शौहर 1 महीने बाद ही वापस प्रदेश लौट गए और मैं और रमेश अकेले ही घर पर होते थे। वो बहुत उदास रहता। मेरी कोशिश होती कि मैं उसे गम से बाहर निकालूं, लेकिन मैं जब भी उससे बात करती वो मुझे ठीक से जवाब नहीं देता। उसका रवैया मुझसे ना जाने क्यों उखड़ा उखड़ा सा रहता था। हालांकि मेरी कोशिश ये होती थी कि वो मुझसे बातें किया करे, मुझे अपनी माँ समझे। चलो उस बहाने मेरी ममता की भी कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन रामेश तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। जब वो मुझसे खींचा खींचा रहता था तो मैंने भी इससे बात करनी छोड़ दी थी। एक बार मैं उसके कमरे में उससे खाने का पूछने गई तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मुझे देखकर उसने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। जब मैंने पूछा कि तुम किससे बात कर रहे थे तो कहने लगा अपने दोस्त से। यूं वो घबरा रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने कहा आकर खाना खा लो। वो ना जाने क्यों मुझसे अपना मोबाइल छुपा रहा था। मुझे उस पर कुछ शक सा होने लगा। मैं बुस्कुट में लग गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये इक़दाम मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत में टाल देगा। रात को रामेश के कमरे में गई। वो सो रहा था। उसका मोबाइल ऑन करके देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी ही रह गई। वहाँ गैर अखलाकी किस्म की तस्वीरें और वीडियो थी जो शायद वो देखता था। मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस सा हुआ। उस पर गुस्सा भी बहुत आया कि इसे शर्म नहीं आती ये सब देखते हुए। मैंने उसका मोबाइल लिया और अपने कमरे में रख लिया। अगले रोज़ रामेश खासा परेशान था, शायद अपना मोबाइल ढूंढ रहा था। शाम को मुझसे पूछने लगा आपने मेरा मोबाइल कहीं देखा है? ये सुनकर तो मैं उसे बुरी तरह डांट दिया। मैंने कहा तुम्हारा मोबाइल मेरे पास है और जिस किस्म की तुम वीडियो और तस्वीरें देखते हो भूल जाओ कि मैं तुम्हें तुम्हारा मोबाइल दूंगी। मेरे सख्त लहजे में वो गहरी भरी नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने उसे मज़ीद डांट दिया कि अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामू से लगा दूंगी। वो मुझसे मुंह तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे जिन नज़रों से वो देख रहा था जैसे मुझे मार ही डालेगा। वो आंखें फाड़ घूर रहा था। बड़ा बेखौफ सा अंदाज था इसका। मैं कुछ तज़्ज़ुब में शिकार हो गई, लेकिन मैंने इसके सामने ज़ाहिर नहीं किया। वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। अब तो उसने एक नया तमाशा सा पकड़ लिया था। रात के खाने के बाद वो घर से बाहर चला जाता और फिर रात को देर से घर आता। जब मैं वजह पूछती तो बिना जवाब दिए ही अपने कमरे से चला जाता। मुझे इसके इंतज़ार में देर तक जागना पड़ता था। बात यहीं तक महदूद नहीं थी, वो तो मुझे हद दर्जा परेशान करने लगा था। सुबह स्कूल जाते हुए अपना पूरा कमरा बिखेर के जाता। हर वक्त कोई ना कोई बिखेड़ा मेरे लिए डाले रखता था। मैं खाना बनाती तो वह हर खाने में नुक्स निकालता। कहता अजीब सा बना है, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे कुछ और बना कर दे। मैं तो उसकी हरकतों से जिद होने लगी थी। मैं अगर कभी उसे बाज़ार जाने का कह भी देती कि सौदा सलव ला दो तो साफ इनकार कर देता। मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो रामेश की हरकतों से तंग सी आ गई थी। अजीब लड़का था, ज़िद्दी और अड़ियल किस्म का। मेरी बात मानता
तो दूर वो सुनता भी गवारा नहीं करता था। और एक बात की तो हद ही हो गई थी, मैं रात को नींद से जागी थी। प्यास की वजह से मेरा हलक खुश्क था। जब मैं पानी पीने बाहर लाउंज में आई तो रामेश टीवी पर लगाए बेहुदा सी अंग्रेज़ी फिल्म म्यूट करके देख रहा था, साथ में सिगरेट भी पी रहा था। उसे शायद मेरे कमरे से बाहर आने की उम्मीद ना थी, इसलिए बेफिक्र था। लेकिन मुझे देखकर एकदम सा नर्वस हो गया। लेकिन मैं सब देख चुकी थी। मेरे तोतलों पर लगी और सर पर जाकर बूझी। ये लड़का तो बिगड़ता ही जा रहा है। मैं उसके पास गुस्से से आई। मैंने कहा, अपना हाथ आगे करो। क्या है तुम्हारे हाथ में? वो भी गूंगा बना डीठों की तरह मुझे घूर रहा था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर ज़मीन पर फेंक कर बुझा दी। फिर रिमोट से टीवी ऑफ किया। लेकिन मुझ पर तो हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब रामेश ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और गुस्से से सुरख हुई आंखों से बोला, आइंदा अगर मुझ पर हाथ उठाया तो मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा तुम्हारे साथ। मैं तो रामेश को देखकर हैरत के समुंदर में गोताजन हो गई थी। इस कदर बदतमीज़ लड़का था। वो मुझे बड़े गुस्से से ये बोलकर अपने कमरे में चला गया। मैं इस कदर गुस्से में थी कि ज़ब्त करने से मेरे आंसू बहने लगे। मैं तो उसे बेटा समझकर उसके सारे काम कर रही थी। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। पिंडी के सबसे अच्छे स्कूल में उसे दाखिल भी करवाया था। उसकी हर फरमाइश पूरी कर रही थी। लेकिन उस लड़के की तो अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मैंने अपने कमरे में आकर कामरान से फ़ोन पर बात की। मैंने रामेश की सारी हरकतें बदतमीज़ियाँ उसे बता दी। वह कहने लगा, तुम मेरी कल इससे बात करवा देना। मैंने कहा, अगर रामेश ने यही रवैया रखना है तो इसका इंतज़ाम कहीं और करवा दें। कामरान ने कहा कि वो खुद उसे समझाएंगे और मुझ पर भी गुस्सा करने लगे। क्या मैं दोबारा ये बात सोचूं भी नहीं कि वो रामेश को कभी अलग करेंगे। मैंने सोचा कि अपना भांजा तो कामरान इसी का साथ देंगे। मैंने कहा, आप इसे समझाएंगे वो दोबारा मुझसे बदतमीज़ी ना करे। अगले रोज़ मैंने कामरान को फ़ोन किया और रामेश के कमरे में आ गई। वो बेड पर ही बैठा हुआ था। मुझे गुस्से से घूरने लगा। मैंने फ़ोन उसके हाथ में दिया और कहा कि करो अपने मामू से बात। ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। किचन में जाकर खाना बनाने लगी। 15-20 मिनट के बाद वो किचन में आया। मेरा फ़ोन मेरे सामने शेल्फ पर रख दिया। उसकी आंखें अब भी लाल थी, नाक भी लाल थी, आंखों में नमी भी थी। ऐसा लग रहा था कि खूब रोया हो। मैंने दिल में सोचा कि रो धोकर इसने कामरान से मेरी ही बुराइयां की होंगी। कामरान को भी अब यही सच्चा लगा होगा। लेकिन मुझे हैरत उस वक़्त हुई जब वो धीमे से लहजे में बोला, ममानी मुझे माफ़ कर दें, आइंदा आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगा। आई एम सॉरी। ये कहकर वो किचन से बाहर निकल गया। कुछ देर तो मैं उसे हैरत तजस्सुब से देखने लगी तो अपने कामों पर यकीन नहीं आ रहा था। रामेश मुझसे एक्सक्यूज़ कर रहा था। मैंने खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। रामेश ने बड़ी तमीज़ से खाना खाया और खाना खाने के बाद बर्तन किचन में लेकर खुद धोने लगा। मैं तो परेशान सी हो गई। ऐसा भी कामरान ने उसे क्या कह दिया कि वो तो एकदम तीर की तरह सीधा हो गया। दूसरी हैरत का झटका तो मुझे इस वक्त लगा जब शाम के वक्त वो मुझसे पूछने लगा कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो मुझे बता दें। मुझे खुशगवारी सी हैरत हुई कि अच्छा है जो वो सुधर गया। मैंने रात को उसकी पसंद की बिरयानी बनाई ताकि उसका मूड भी ठीक हो जाए। मुझे कौन सा उससे कोई अदावत थी। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो उल्टे सीधे नशे और गलत कार्य का शिकार ना हो। अगर उसे किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती तो मुझसे पूछ भी लेता था। मेरा रवैया भी उसके साथ बेहतर होता चला गया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि जब वो रात को मेरे लिए एक जूस लेकर आया। कहने लगा, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, अब पिएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने भी कुछ नहीं कहा और वो जूस पी लिया। चूँकि वो जूस मैंने सोने से कुछ देर पहले ही पिया था, इसलिए मैं लेट कर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 9 बज रहे थे। मुझे खुद पर हैरत हुई, मैं कैसे इतनी देर सो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि रामेश तो अब तक स्कूल के लिए ही जागता जब तक मैं उसे ना उठा दूँ। इसलिए मैं उसे के कमरे में चली गई, लेकिन वो कमरे में नहीं था। उसका स्कूल बैग भी वहाँ मौजूद नहीं था। कमरे के बिखरे हुलिये से लग रहा था कि वो स्कूल जा चुका है। मैंने शुक्र किया कि चलो ये लड़का कुछ तो ज़िम्मेदार हुआ। लेकिन आज जब वो स्कूल से वापस आया तो बड़े खुशगवार मूड में था। खाने के दौरान मुझसे बातें भी करने लगा। ना जाने क्यों वो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। जब मैंने उससे वजह पूछी तो कहने लगा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे उसकी बात सुनकर कुछ हैरत सी हुई।
آج تک تو اس نے کبھی میری یوں تعریف نہیں کی تھی۔ میں نے کہا خیر تو ہے، میں تمہیں کیوں اچھی لگنے لگی ہوں؟ تمہیں تو مجھ سے بہت بہت اعتراضات ہوتے تھے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بس ایسے ہی تب آپ اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن اب بہت زیادہ اچھی لگنے لگی ہیں۔ میں نے بات مذاق میں ڈال دی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے رامش کی نظریں کچھ چبھنے لگی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا تھا۔ میں پہلے تو اس کی نظروں کو نظر انداز کرتی رہی، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ بظاہر تو اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن اب اس کی نظریں میرے پورے وجود پر سفر کرتی تھی۔ میں اب اس سے کترانے لگی تھی۔ وہ 14 سال کا تھا، لیکن اس کی نظروں کی تیزی کسی بے باک مرد جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار ہم رات کا ڈنر کر رہے تھے، جب وہ کھانا کھاتے ہوئے مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کامران ماموں کو آپ مس تو بہت کرتی ہوں گی؟ میں نے کہا ہاں، وہ تو مجھے بہت یاد آتے ہیں۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، شوہر کے بغیر 1 سال گزارنا بڑا مشکل سا امر ہے، کہاں آپ سے گزارتا ہوگا؟ یہ سن کر تو میں چونک سی گئی۔ اس نے عجیب قسم کی بات کی تھی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے کہنے لگا آپ کے بال بہت لمبے اور خوبصورت ہیں۔ اس کی تعریف مجھے کچھ بری سی لگی تھی۔ میں نے اسے فوراً سے ٹوک دیا۔ میں نے کہا چپ چاپ کھانا کھاؤ، بے فضول مت بولا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ ایک بار میں کچن میں شام کی چائے بنا رہی تھی، اس نے عقب سے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ میں تو اچنبے میں آ گئی۔ میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا آپ نے ڈرا دیا، پھر ہنسنے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کہنے لگا یہ بدتمیزی نہیں، مجھے آپ پر پیار آ رہا تھا، آخر آپ میری ممانی ہیں، اس لیے میں نے کہا تم ذرا مجھ سے فاصلے پر ہی رہا کرو۔ نہ جانے کیوں میں اس کی نظروں سے بدحواس سی ہونے لگی تھی۔ کہنے لگا آپ کے لیے چاکلیٹ لایا ہوں۔ پھر اس نے جیب سے ایک چاکلیٹ نکال کر مجھے خود اپنے ہاتھوں سے کھلائی۔ وہ چاکلیٹ بڑی بدمزاج سی تھی، چونکہ وہ میرے منہ میں ڈال چکا تھا، اس لیے مجھے کھانی پڑی۔ لیکن اسے کھاتے ہی آدھے گھنٹے بعد میرا سر چکر آنے لگا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے سر کے چکر شدید ہونے لگے۔ میں وہیں لیٹ کر سو گئی۔ لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہی اڑ کر رامش میرے برابر میں سو رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا اور میرے ساتھ کیوں سویا؟ کیوں میں تو بری طرح سے پریشان تھی۔ میں نے اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے کہا تم میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ تو وہ بہت مطمئن سا کہنے لگا مجھے اپنے کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں یہاں آ کر سو گیا۔ میں اس کی بات سن کر آنکھ بگولا ہو گئی۔ میں نے کہا تم ہوتے کون ہو میرے پاس لیٹ کر سونے والے؟ کہنے لگا میں بچہ ہی تو ہوں، ڈر لگ رہا تھا ممانی، اس لیے آپ کے پاس آ گیا۔ وہ چہرے پر معصومیت سجائے بولا۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ 1 ماہ بعد میری طبیعت بہت خراب سی ہونے لگی۔ میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خبر اس نے مجھے سنائی، میں تو چکرا کر رہ گئی۔ میں پریگننٹ تھی، یہ سن کر میرے ہوش و حواس گم ہو گئے تھے۔ میں رونے لگی تھی۔ مجھے 100% یقین تھا یہ سب رامش نے ہی کیا ہے، کیونکہ وہی مجھے کچھ ایسی چیزیں کھلاتا تھا جس کے بعد میں سو جاتی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں رامش کو جان سے مار ڈالوں۔ یہ کیا کیا تھا اس نے میرے ساتھ، میں ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ کلینک سے باہر نکل کر میں اپنے گرتے ہوئے آنسو کو روک نہیں پائی تھی۔ مجھے لگا کسی نے مجھے اندھیری کھائی میں پھینک دیا ہے۔ مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگی کہ ممانی اب مجھے اچھی لگنے لگی ہیں، مجھے آپ کے بال بہت پسند ہیں۔ میرے ذہن میں سب آنے لگا کہ جب بھی وہ مجھے جوس پلاتا تھا یا بازار سے کوئی چیز لا کر دیتا تھا تو مجھے کچھ دیر بعد ہی نیند آنے لگتی تھی، اور جب میں صبح اٹھتی تو میرے بال کھلے ہوتے۔ لیکن اس وقت تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے گھر کے کاموں میں جلدی جو ہوتی تھی، شاید وہ مجھے نشہ آور دوا ڈال کر دیتا تھا، تبھی میں اپنے حواس میں نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اس کے زمانی جملے یاد آنے لگے جو وہ مجھ سے وقتاً فوقتاً بولتا رہتا تھا کہ آپ تو ماموں کو بہت مس کرتی ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ مجھے اچھی لگنے لگی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت شدید اذیت میں مبتلا تھی۔ اسے ذرا شرم نہ آئی ایسا گھٹیا کھیل کھیلتے ہوئے۔ میں روتے ہوئے گھر پہنچی، لیکن جب دروازہ کھولا تو میں بری طرح سے حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ میرے سامنے کامران کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں کیا جواب دیتی؟ میری تو ساری دنیا ہی اجڑ چکی تھی، اور اسے برباد کرنے والا بھی میرے شوہر کا سگا بھانجا تھا۔ میں اندر آتے ہی کامران کے ساتھ
लग कर रोने लगी। वो समझे कि शायद मैं उन्हें अचानक देखकर दिल बर्दाश्ता सी हो गई हूँ, लेकिन मैं तो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही थी। वो मुझे दिलासा देने लगे, बस ममानी कुछ तो शर्म करें, आप अकेली थोड़ी हैं, मैं भी तो यहीं मौजूद हूँ, मेरा ही कुछ लिहाज कर लें। मैं कामरान के साथ लगी सिसक रही थी जब मेरे कामों में रमेश की शौक आवाज़ पड़ी। मैंने बर्जाख्ता पलट कर देखा तो हंस रहा था। मेरा जी तो चाहा कि उसके मुंह नोच लूँ, उसका गला दबाकर उसे जान से ही मार डालूं। अगर कामरान आज वापस ना आते तो मैं उसे सचमुच मार ही डालती। इस कमीने ने क्या घटियापन का मुजाहरा किया था। मेरे साथ मैं बहुत बड़े ज़बत से गुजर रही थी। रात को जब कामरान सो गए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर रमेश के कमरे में आ गई। वो अब भी मोबाइल देख रहा था और उसे देखने में इतना गुम था कि इर्द गिर्द से बिल्कुल गाफिल था। मैं उसके पास पहुंची, अब भी वो वैसे ही बेहुदा वीडियो देख रहा था। मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया और कहा, तुम किस कदर घटिया इंसान हो। वो मकार शख्स ये कहने लगा, मैंने क्या किया है। मैंने कहा, तुमने जो मेरे साथ किया है वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैंने अपनी रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी। उसने वो रिपोर्ट पढ़ी तो मुस्कुराकर कहने लगा, ये थप्पड़ का जवाब है जो आपने मेरे मुंह पर मारा था। आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपके हाथ से थप्पड़ खाऊंगा। आप होती कौन थी मुझ पर हाथ उठाने वाली। मैंने कहा, मैंने तो तुम्हारा भला सोचा था ताकि तुम बुराई से बच जाओ। वो कहने लगा, मुझे आप शुरू से ही अच्छी लगती थी, लेकिन जब मामू यहाँ से चले गए तो मेरा दिल बस आपके करीब आने के लिए उकसाता रहा। लेकिन मैं फिर भी आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आप हर वक्त मुझे जब डांटती रहती थी, मुझे जब बाप पर गुस्सा आने लगता था तो आप मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह से ट्रीट करती थी, और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। इसलिए जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसके बाद आपने मामू से मेरी शिकायत लगाई, मुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए आपके साथ मैंने ये ड्रामा रचाया और आपको बहाने से वो नशे का जूस पिला दिया। मेरा इरादा आपके साथ बस एक बार गुनाह करने का था, लेकिन मुझे रोज़ इस चीज़ की ख्वाहिश होने लगी। मेरी नज़रें आप पर बदलने लगी। इसकी बातें मुझे अजियत में मुब्तला कर रही थी। इससे पहले कि मैं उसे कोई जवाब देती, रमेश के कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने कामरान गुस्से से भरे खड़े थे। उन्हें देखकर तो हम दोनों की ही जान निकल गई थी। कामरान गुस्से से अंदर दाखिल हुए और रमेश को मारने लगे। मैं पहले से ही रो रही थी। कामरान ने रमेश को बेतहाशा मारा। मैं खौफ ज़्यादा थी कि कहीं वो मुझ पर भी हाथ ना उठा ले। वो मुझे गुस्से से बोले कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं वहाँ से बाहर निकल गई। रात भर कामरान मेरे पास नहीं आए। मैं रोते रोते सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो कामरान रमेश का सामान बांधे उसे बाहर ले गए। फिर शाम को वापस लौटे। मुझे कहने लगे, मैंने रमेश को हॉस्टल में दाखिल करवा दिया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था। मेरा सगा भांजा तुम्हारे साथ ऐसा भी कर सकता है। मैं रोने लगी। चंद दिन बाद ही कामरान ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया था। मुझसे बहुत माफ़ी मांगी। उसके बाद वो मुझे छोड़कर प्रदेश नहीं गए। कहने लगे, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने दोबारा कभी रमेश की शक्ल तक नहीं देखी। बहुत वक्त गुजर चुका है, लेकिन कामरान मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन इन लम्हों की अजियत आज भी मैं बड़ी शिद्दत के साथ मुझे याद आती हैं।